मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। कल हमने तत्वार सूत्र में ही जो एक सूत्र था है सत संख्या चित्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प भौतेश्य, इसके आधार से सत और संख्या की स्वरूप हमने समझा था, बराबर। और सत और संख्या के स्वरूप में ये समझने की कोशिश की थी कि हर एक जीव को सत का ज्ञान होना भी जरूरी है और संख्या का ज्ञान होना भी जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। बात ये थी कि सत के ज्ञान के बिना अगर एक क्षण के लिए भी हमें सत का ज्ञान हो कि सत मतलब मेरा अस्तित्व, तो फिर हमें भय निकल जाता है कि मेरा कभी नाश हो जाएगा। दूसरे नंबर में फिर वहां पे ये बात आती है कि मेरे साथ साथ शरीर है, शरीर का भी नाश नहीं होगा, परिवार वालों का भी नाश नहीं होगा, किसी का भी जो भी कोई चीज है उसका कभी भी नाश नहीं होता है। ये चीज हमें किससे पता चलती है? सत के माध्यम से, मतलब एकदम निर्भयता की बात। दूसरे नंबर संख्या। संख्या समझना क्यों जरूरी? जैसे कल मैंने आपको बताया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सभी का ध्यान इस पर आकर्षित करूंगा कि आचार्य ने उत्पत्ति के कारण पहले बताए सम्यक दर्शन की, और सात तत्व का नाम बाद में बताया। उसका कारण है कि आचार्य सात तत्वों को इन चीजों से जोड़ना चाहते हैं। इन चीजों से कि अगर आप सात तत्व को सीखना समझना चाहते हो तो आपको तीन चार चीजें जानना जरूरी है। कौन कौन सी जानना जरूरी है? सबसे पहले वहां पे लिया कि आपको अगर समझना है तो नाम स्थापना, फिर प्रमाणनय, फिर निर्देश स्वामित्व और फिर सत्संख्या आदि। ऐसे करके वहां पर चार सूत्र दिए, और इन चार प्रकार के सूत्रों के माध्यम से आपको सातों तत्वों को जानना है। ठीक है ना? रत्नत्रय और सात तत्व को जानना। यानी ऐसा करके मैंने कल आपको बताया था कि आचार्य ने पूरी जिनवाणी जानने के साधन हमको बता दिए। सीधी सी बात है। और उसमें सत और संख्या के माध्यम से समझने की कोशिश की कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल भौतेश्य, ये चार के ही 8 भेद। मतलब एक भेद द्रव्य से जुड़ा, दूसरा उसका असिस्टेंट। तो द्रव्य रूप में थे भेद कौन कौन से? सत और संख्या। और सत में अस्तित्व की बात आई और संख्या में उनकी क्वांटिटी की बात आई। विधान और उसका भी अंतर हमने किया था कि विधान में टाइप की बात आती है और संख्या में क्वांटिटी की बात आती है। इतनी सी बात वहां पे अपने को समझनी है। अब अपन थोड़ा और समय कम रहता है अपने पास में, इसलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब उसी द्रव्य को उन्हीं तत्वों को हम किसके आधार से समझने की कोशिश करते हैं? क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारा सब्जेक्ट क्लियर है। जैसे कि बहुत सिंपल सी भाषा में बोले ना कि मेरा नाम अभिषेक है, मेरा नाम अभिषेक को माय नेम इज अभिषेक भी कह सकते हो, मारो नाम अभिषेक છે એમ પણ કહી શકો છો, माझा नाम अभिषेक आहे એમ પણ કહી શકો છો। એટલે एक ही नाम को जैसे हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, इन सब अलग अलग भाषा में कह सकते हो, वैसे ही सात तत्व को भी हम ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से अलग अलग प्रकार से जानने की कोशिश कर रहे हैं। बराबर? थोड़ा आगे अपन बढ़ते हैं और क्षेत्र को समझते हैं। क्षेत्र के बारे में एक सुंदर परिभाषा आई कि क्षेत्र से रिलेटेड दो फैक्टर हैं, एक है क्षेत्र और एक है स्पर्शन। अब क्षेत्र और स्पर्शन मतलब क्या? ये बड़ा सरल सी बात है, जिसे हम ऐसे समझते हैं कि जब भी आपने कोई फॉर्म भरा होगा, उस फॉर्म में दो टाइप की बातें पूछी जाती हैं। एक तो पूछी जाती है परमानेंट एड्रेस और एक पूछा जाता है टेम्पररी एड्रेस। टेम्पररी एड्रेस आप कहाँ पर हो मात्र इतना बताता है, अब परमानेंट एड्रेस ये बताता है कि आप कहाँ कहाँ पर हो सकते हो। पॉइंट समझ में आया?
तो यही बात यहाँ पर आती है। लेकिन इतना अंतर है कि वहां अपन क्या कहते हैं, जैसे वहां पे अपन परमानेंट एड्रेस को बाद में लिखते हैं ना, और टेम्पररी एड्रेस को पहले लिखते। तो वैसे ही सबसे पहले इस क्षेत्र के माध्यम से बताया कि इस आत्मा का एट ए टाइम, इस समय क्या निवास स्थान है। न केवल आत्मा का, बल्कि आपको अगर पुद्गल का भी खोजना, और ये बहुत जरूरी है। जैसे कोई पूछे साहब आपसे कि भाई आप घर पर आए, और घर पर आके मैंने कहा कि साहब वेदांश कहाँ गया। अब घर पर आके मैंने कहा कि वेदांश कहाँ गया, ये मैंने प्रश्न किया। अब यहाँ पे अगर कोई घर में ये उत्तर दे, अरे अहमदाबाद में कहीं होगा, तो इस उत्तर से मुझे संतोष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि छोटा बालक है, उसको खोजना है, तो मुझे उसका एट ए टाइम कहाँ पर है ये ढूंढना जरूरी है। त्रिकाल एड्रेस तो उसका पता है कि भाई ये घर में होगा, कि अहमदाबाद में होगा, कि भारत में होगा, मगर इतना कहने मात्र से थोड़ी फर्क पड़ता है। आप भी देखो ना, कोरोना में भी कोरोना का क्षेत्र क्या है, बोले एक तो त्रिकाल क्षेत्र है और एक तत्काल क्षेत्र है। त्रिकाल क्षेत्र में तो आप कह सकते हो साहब कि 198 कंट्रीज में फैल गया, उसकी स्पर्शना कहां तक पहुंच गई, 198 कंट्रीज तक। लेकिन वो आपके लिए चिंता का विषय नहीं है। आपके लिए चिंता का विषय क्या है, वर्तमान में वो कहाँ है। अगर आपके घर में, आपके शरीर में हो तो आपको सबसे ज्यादा चिंता, आपके मिलने जुलने वालों से के शरीर में हो तो थोड़ी कम चिंता, आपके पड़ोस में हो तो और कम चिंता, आपके थोड़े अहमदाबाद में दूर दूर हो तो कम चिंता, गुजरात में हो तो कम चिंता, और अगर उसके बाद और कहीं पे भी तो हमें अब कोई चिंता नहीं। यानी आपकी चिंता उसके क्षेत्र मात्र पर डिपेंड नहीं, स्पर्शना पर डिपेंड नहीं है। आपकी चिंता उसके प्रेजेंट पर डिपेंड है कि वर्तमान में वो कहां पर है। अगर वो वर्तमान में आपके ही शरीर में है कोरोना, तो आपके लिए चिंता का विषय। समझ में आया? तो कोरोना का क्षेत्र क्या है और कोरोना की स्पर्शना क्या है। बोले पंडित जी आप तो 7 तत्व को समझाने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल बताने वाले थे, कोरोना क्यों समझाने लगे? भाई साहब कोरोना भी 7 तत्व में से एक तत्व है, वो जीव तत्व है, उसका शरीर अजीव तत्व है। तो जिस क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल आदि के माध्यम से आप इसको जानते हो, उसी द्रव्य क्षेत्र काल आदि के माध्यम से आप कोरोना को भी जान सकते हो। अरे हर एक चीज को जाना जा सकता है, ये जानने के ही साधन है, ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है ना? तो देखते हैं क्षेत्र में क्या परिभाषा बताई कि क्षेत्र में पदार्थ के वर्तमान काल का निवास स्थान क्षेत्र कहलाता है। कोई भी पदार्थ एट ए टाइम, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में कहाँ रहता है, ये बताने वाला जो फैक्टर होता है वो क्षेत्र कहलाता है। ये बताने वाला क्षेत्र फैक्टर कौन सा कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। वर्तमान एग्जाम्पल के रूप में बताया, जैसे मिथ्या दृष्टि जीव, जैसे मिथ्या दृष्टि जीव का क्षेत्र कौन सा है? मिथ्या दृष्टि जीव का क्षेत्र, एक सेकंड, मिथ्या दृष्टि जीव का क्षेत्र कौन सा है? जैसे बोले मिथ्या दृष्टि जीव का वर्तमान क्षेत्र 3 लोक है। और नारकी का कौन सा क्षेत्र है? बोले लोक का असंख्यात्वा भाग। कहने का क्या मतलब हुआ? बोले कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव, अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा, पहले ये समझ लो फिर अगला प्रश्न कर दूंगा। मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ रहते हैं, कौन कौन सी जगह पर रहते हैं बताइए? तो स्वाभाविक है, जहां जहां जीव है, मध्य लोक में, ऊर्ध्व लोक में, अधोलोक में, एक इंद्रिय में, द्विइंद्रिय में, पेड़ में, पौधों में, सब जगह जीव है ना। तो जहां जहां जीव रहते हैं वो सारे जीव मिथ्या दृष्टि हैं। तो मिथ्या दृष्टि जीव का क्षेत्र कितना हुआ? बोले 3 लोक, बराबर। और पूछा कि नारकी का क्षेत्र क्या हुआ? तो बोले नारकी का वर्तमान क्षेत्र, बोले लोक में यहाँ पर कोई नारकी नहीं है, लेकिन सब कैसे हैं, उनका क्षेत्र बताया। बोले लोक का असंख्यात्मा भाग। कौन सा भाग? लोक का असंख्यात्मा भाग। देखो थोड़ा समझना, आप कह सकते साहब वो तो 7 राजू प्रमाण होता है, फिर असंख्यात्मा भाग कहाँ कहा जा रहा है? बोले एक नारकी की बात कर रहे हैं, नरक गति की बात नहीं कर रहे। तो एक नारकी तो लोक के असंख्यात भाग नहीं रहेगा ना, इसीलिए समझना। नरक क्षेत्र का भाग नहीं बताया, नारकी का भाग बताया। और एक नारकी कितना रहता है? बोले असंख्यात में भाग में।
देखो गजब है। मैं एक बहुत थोड़ी सी हटके बात आपको कहता हूँ कि लोग हाइट को लेके बड़ी चिंता में रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? मेरे जैसे लोग हों जिनकी हाइट थोड़ी कम हो तो बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं कि हाइट कम है, हाइट कम है। मैं आपको एक प्रश्न कहता हूँ कि सबसे बड़ी हाइट किसकी होती है? बोले चलो अपन इसमें देखते हैं। तो 7वें नरक के नारकी की हाइट कितनी हुई? 500 धनुष। कितनी हुई? 500 धनुष। आदिनाथ भगवान की हाइट भी 500 धनुष। अब दूसरी बात, आदिनाथ भगवान की हाइट भी 500 धनुष है, लेकिन तो भी वो लोक के कितने भाग में दे रहे हैं? तो उत्तर आएगा असंख्यातमें भाग में। 7वें नरक के नारकी की हाइट कितनी है? बोले 500 धनुष। तो भी वो कितने भाग में रह रहे हो? लोक के असंख्यातमें भाग में। और आपकी हाइट अगर 5 फीट की भी है तो भी आप कितने भाग में ले रहे हो? असंख्यातमें भाग में। अरे एक चूहा भी, एक परमाणु भी अगर वो है तो लोक का असंख्यात्मा भाग कवर कर रहा है। तो इस एंगल से किसी का क्षेत्र अलग नहीं है। इसीलिए मैं बार बार आप सब लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन चीजों पर बहुत ज्यादा विकल्प और विचार मत किया कीजिएगा, क्योंकि ये सारे विचार और विकल्प निरर्थक होते हैं। ठीक है, ख्याल में आया ना? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और अब बदलता हूँ कि जैसे बताया मिथ्या दृष्टि जीव का क्षेत्र 3 लोक है, नारकी का क्षेत्र लोक का संख्यात्मक भाग है। अब इसी में अगर मिथ्या दृष्टि हटा दिया जाए तो सम्यक दृष्टि जीव का क्षेत्र कौन सा है? कौन उत्तर देगा? सम्यक दृष्टि जीव का क्षेत्र, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? बताएंगे? कौन बताएगा? रेज हैंड करो। बताएगा कोई? सम्यक दृष्टि जीव का क्षेत्र कौन सा है? चलिए बताइए। 3 पार्टिसिपेंट बताए। चलो ये प्रज्ञा बहन से पूछते हैं। बोलो प्रज्ञा बहन। हेलो, एक सेकेंड उभा रहो। म्यूटेड न થતા કેમ? ચોટાડી દીધું છે? હે? અરે સંભળાય છે? એક સેકન્ડ. હા હા, ચલો તમને અનમ્યુટ ન થતો. એક સેકન્ડ હવે જ થશે. હા ચલો એ હા સંભળાયો. દિનેશભાઈ બોલો. ત્રણેય લોકમાં, ત્રણેય લોકમાં, ત્રણेय લોકમાં सब जगह पे समय दृष्टि जीव रहते हैं? 3 लोक में हाँ, सब जगह रह सकते हैं। सब जगह मतलब त्रसनाड़ी के बाहर भी रह सकते हैं? नहीं, त्रसनाड़ी के बाहर नहीं। यानी यही बात है, मिथ्या दृष्टि पूरे 3 लोक में रहते हैं। यही मुझे आपको बताना था। मेरा प्रश्न करने का उद्देश्य इतना था कि मिथ्या दृष्टि 3 लोक में रहते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव पूरे 3 लोक में नहीं रहते। 343 घन राजू प्रमाण वो पूरा लोक है। उसमें एक राजू लंबी चौड़ी त्रसनाड़ी है, और उस त्रसनाड़ी में ही सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं। हर एक को सम्यक दर्शन की फैसिलिटी नहीं है। समझ में आया? जैसे कोई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो ही फ्लाइट में बैठ सकता है, रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर फ्लाइट में नहीं बैठ सकता। ऐसे ही जो भी जीव सम्यक का पात्र होता है उसे एटलीस्ट त्रसनाड़ी में तो आना पड़ता है। बहुत सारे लोग नए होंगे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि त्रसनाड़ी मतलब क्या है। तो बहुत सरल सा मैं उसे एग्जाम्पल दूं कि लोक की जो रचना है ना, लोक की रचना, तो लोक की रचना जिस प्रकार की भी है जो आती है, उसमें एक 1x1 का एक पाइप जैसा डाल दो, बराबर। एक राजू लंबा और एक राजू चौड़ा है, स्क्वायर पाइप डाल दो, तो एकदम बीचों बीच जो आएगा वो त्रसनाड़ी कहलाती है, और समकिती जीव वहीं पर रहते हैं। इतनी सी बात थोड़ी आपको समझने जैसी है। क्लियर हुआ ना? ये सब बात है। तो त्रसनाड़ी ख्याल में आई। तो सम्यक दृष्टि जीव का, सम्यक दृष्टि जीव का अगर जो वर्तमान निवास स्थान है, कहाँ कहाँ वो सम्यकिति जीव रहते हैं, तो उसका उत्तर क्या है? त्रसनाड़ी। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न, समकिति सम्यक दृष्टि का, सम्यक दृष्टि का क्षेत्र कौन सा है? अबे सम्यक दृष्टि जीवों का क्षेत्र था। अब क्या पूछ रहा हूं? सम्यक दृष्टि का क्षेत्र कौन सा है? बताएंगे?
बहुत सरल है। जो नारगी का है असंख्यात भाग वही इसका है। पॉइंट समझ में? मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं ख्याल में। अब मैं थोड़ा प्रश्न क्षेत्र को जीव से हटकर पुद्गल की तरफ जाता हूँ और पुद्गल के बारे में बात कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल आपके सामने है ना। अब इस मोबाइल का क्षेत्र कौन सा है? इस मोबाइल का क्षेत्र कौन सा है बताएंगे मुझे? इस मोबाइल का क्षेत्र कौन सा है? इसका बड़ा सरल सा उत्तर है सेम लोक का असंख्यात्मा भाग। लोक का असंख्यात्मा। जिसका भी आवाज आ रही है ये म्यूट कर लें जरा, म्यूट और कर देते हैं। हाँ। तो लोक का असंख्यात्मा भाग कौन सा भाग? लोक का असंख्यात्मा भाग। अच्छा, और ऐसे करे 7 तत्व में लगाना है ना आपको, इसलिए मैं आपको बताता जा रहा हूँ क्षेत्र। अब अभी बताइए आश्रव का, मैं प्रश्न नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत बिगड़ता है, इसलिए आप अपने मन में एक प्रश्न सोच लें। आश्रव का क्षेत्र क्या है? आश्रव का क्षेत्र क्या है? बोले आश्रव सामान्य की बात देखी जाए, आश्रव सामान्य की बात देखी जाए तो पूरे लोक में जितने जीव हैं सारे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, सबको आश्रव हो रहा है, इसलिए आश्रव कहाँ पर होता है? पूरे लोक में। और जब मैं पर्टिकुलर मेरे आश्रव के बारे में बात करूं तो आश्रव कहाँ हो रहा है? मेरे असंख्यात प्रदेशों में। पॉइंट समझ में? ऐसे बंद में समझना कि बंद कहाँ हो रहा है? बोले लोक के जितने भी जीव हैं लोक के, वो सारे जीव बंध रहे कि नहीं बंध रहे? बोले बंध रहे हैं, तो इस हिसाब से पूरे लोक में बंधन है। लेकिन पर्टिकुलर बंधन की बात करें, बोले 7वें नरक किसने बांधा? बोले इस जीव ने बांधा, तो जिस जीव ने बांधा उसको बंधन के अंतर्गत लिया। ऐसे संवर में शुद्ध जीव कहाँ? अच्छा, संवर में थोड़ा विचार करेंगे है ना कि संवर कैसे होगा, कहाँ कहाँ पर है? सामान्य की अपेक्षा संवर देखा जाए तो कहाँ कहाँ पर होगा? पूरे लोक में? पूरे लोक में नहीं, क्योंकि पूरे लोक में समकिति नहीं है, मैं अभी सिद्ध करके आए। समकिति कहाँ पर है? मात्र त्रसनाड़ी में। तो संबर भी होगा तो कहाँ पर होगा? त्रसनाड़ी में, बराबर। निर्जरा भी होगी सही अर्थ में तो कहाँ पर होगी? त्रसनाड़ी में। मोक्ष भी होगा तो कहाँ पर होगा? मोक्ष कहाँ पर होगा? त्रसनाड़ी में है। बोले त्रसनाड़ी मात्र में नहीं, और थोड़ा नजदीक जाओ कि त्रसनाड़ी में 45 लाख योजन प्रमाण जो अड़ीदीप है मात्र वहीं पर मोक्ष होगा, और उसमें भी मात्र भरत क्षेत्र में होगा, मात्र ऐरावत क्षेत्र में होगा और विदेह क्षेत्र में होगा। इसके अलावा सर्वत्र मोक्ष नहीं होगा। ये क्या हुआ? मोक्ष का क्षेत्र बता रहे सामान्य की अपेक्षा, और विशेष की अपेक्षा देखा जाए तो जिस जीव को मोक्ष हो रहा है उसको ही मोक्ष होगा। यानी असंख्यात में भाग, भले चाहे वो 500 धनुष की अवगाहना हो आदिनाथ की, चाहे वो महावीर भगवान की 3.5 हाथ की अवगाहना हो, दोनों के ही मोक्ष वहीं पर होगा, बराबर। समझ में आया? तो ये मोक्ष 7 तत्व के एंगल से हमने आपको क्षेत्र बताया। सामान्य के एंगल से मतलब वो तत्व कहाँ कहाँ पे विद्यमान होता है, और विशेष के एंगल से बताया वो तत्व कहाँ हो रहा है। आप थोड़ा विचारिएगा और एक्सरसाइज करेंगे अपन, है ना। अगला उसमें जो क्वेश्चन आता है कि आपने क्षेत्र तो बात कर ली, अब क्षेत्र के बाद में एक और बात आती है स्पर्शन। स्पर्शन मतलब क्या होता है? तो स्पर्शन के बारे में समझना कि 3 काल में वस्तु ने जितने क्षेत्र को स्पर्श किया है वह स्थान स्पर्शन कहलाता है। फिर से क्या बोल रहा हूं? 3 काल में देखो स्पर्शना होती है ना, स्पर्शना कि आप कौन कौन से क्षेत्र को छूकर आ गए। तो ये तो बड़ा सरल सी बात है, ये बड़ी सरल सी बात है कि 3 काल में वस्तु ने, आप देखोगे तो एक एक हम पूजन में पढ़ते ना, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। पढ़ते कि नहीं पढ़ते कि हमने भव वन में बार बार जन्म ले लिया, कण कण को बार बार देख लिया, सब काम कर लिया। यानी 3 काल में वस्तु ने
जितने जितने क्षेत्र को स्पर्शन किया है वो सब क्या है, वह सब उसकी स्पर्शना कहलाती है। और इस हिसाब से मिथ्या दृष्टि कहाँ ले रहे हैं, बोले तीनों लोक में। नारकी कहाँ ले रहे हैं, बोले लोक की असंख्यात पे, ये यहाँ पे समझना। ये स्लाइड थोड़ी गड़बड़ नहीं, पीछे वाली की आ गई है, समझना कि इसमें मिथ्या दृष्टि जीव भी पूरे लोक में आ गए, और जो भी जीव नरक में गया है तीनों कालों में लोक में एक एक जीव ने सर्वत्र ये जो लिखा है ना जैसे, ये जैसे वाला एग्जाम्पल गलत है इसका, क्योंकि इसमें पुराना वाला आ गया है, उसमें पुराना वाला आ गया है, जबकि ये नहीं है। स्पर्शन में तीनों काल में वस्तु ने किस क्षेत्र को स्पर्शन किया है, तीनों काल में जिसने वस्तु को जितना स्पर्शन किया है वो सब आया। तो हमने सब जगह स्पर्शन कर ही चुके हैं। हम तो पता है कि निगोद में भी जाकर आ चुके हैं, और निगोद में जाने के बाद में सिद्ध शिला में भी जाकर आ चुके हैं। सब जगह हम लोग जाकर आ चुके हैं। स्पर्शना के रूप में तो हम सिद्धों के पास तक आ गए। अरे हाँ, निगोदिया बनकर वो तलातल पृथ्वी में गए, जो लोक का सबसे नीचे स्थान है, और दूसरे नंबर पे पुनः एक इंद्रिय जीव बनकर, निगोदिया जीव बनकर जहां सिद्ध शिला है वहां पर भी जा चुके। हम दोनों क्षेत्रों को स्पर्श करके आ गए। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को बहुत ये होता है कि भाई हम इस क्षेत्र में चले जाएं, शिखर जी में घर ले लें, सोनगढ़ में घर ले लें, और देवलाली में घर ले लें, किसी तीर्थ क्षेत्र पे घर ले लें। तीर्थ क्षेत्र पे घर ले लेंगे तो काम हो जाएगा। भाई साहब, किसी क्षेत्र की स्पर्शना से काम नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को। आप ये मत सोचना कि आपने कोई क्षेत्र में गए तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपने स्पर्शना के रूप में, गजब है, इस जगत का एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जिस परमाणु को आपने छुआ ना हो। आप समझो इस बात को, बड़ी गहराई से मैं बात कर रहा हूं। एक एक परमाणु को हम छू चुके हैं, एक एक जगह पर हम जन्म ले चुके हैं, एक एक क्षेत्र में हम रह चुके हैं। क्या होता है, जब तक जीव को वो कारण नहीं मिलता तब तक उसे ऐसा लगता है कि मेरी सारी गड़बड़ी का कारण ये जगह है, ये जगह बदल लेंगे तो सारा काम बदल जाए। हमारे ऑफिस में भी ऐसे ही होता है कि एक भाई बार बार कह रहा है कि आपकी सैलरी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आप पूर्वमुखी काम होकर करते हो। योगन योग ऐसा है कि मैं जिस जगह पर बैठता हूँ वो जगह पूरब की तरफ मेरा माथा रहता है, तो बार बार ऐसा कहता है कि भाई आपकी सैलरी इसलिए बढ़ गई क्योंकि आपका स्थान पूरब की तरफ है और हमारा स्थान दक्षिण की तरफ है, इसलिए हमारी सैलरी नहीं बढ़ पाती। मैंने गजब है भैया, मैंने जिंदगी भर जितनी विद्या सीखी, पढ़ा, अनुभव किया, वो कोई काम का नहीं, और पूरब की तरफ मुंह हो गया तो बढ़ गया काम का। ये अन्याय है, ये जगत में क्या ऐसा अन्याय चलता है क्या? अरे तुम 1000 बार पूरब की तरफ हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? क्षेत्रों को लोगों को बहुत रहता है कि भाई वो भजन आता है ना, तेरे घर के आगे मेरा, तेरे मंदिर के आगे मेरा घर हो जाए, मेरी खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। अच्छा भैया, तुम तो कह रहे खिड़की खोलूं और दर्शन हो जाए, तुम तो जहां सिद्ध थे वहीं रहकर आए हो, तब क्या कर लिया? पॉइंट समझना है। यानी मुद्दा इतना सा समझाना चाहता हूं कि स्पर्शना के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि आप हर क्षेत्र को स्पर्श चुके हो। ये तो थोड़ा धार्मिक रूप में बताया, उसको लौकिक रूप में भी समझना। लोग कहते अरे बताओ, हम भारत के कभी बाहर ही नहीं निकले, आप तो बड़े भाग्यवान हो, इतनी कम उम्र में विदेश घूमा। अरे वो विदेश की भूमि को स्पर्श कर लिया तो क्या मेरे अंदर में सुख हो गया क्या? वो स्विट्जरलैंड चला गया, यूरोप चला गया, अमेरिका चला गया, अफ्रीका चला गया, तो क्या कहीं जाने से मेरे अंदर कुछ बदल गया क्या? एक एक प्रदेश को स्पर्श चुके हैं। इसीलिए मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ में कहना चाहता हूं कि क्षेत्र वर्तमान काल का है, वो भी नकामा है, और स्पर्शना त्रिकाल है, वो भी नकामी है। बल्कि स्पर्शना का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये स्पर्शना ये बताती है कि एक एक चीज को मैं छू चुका हूं और एक एक चीज मुझे छू चुकी है। एक एक जगह मैं जा चुका हूं और एक एक वस्तु मेरे से स्पर्शित हो चुकी है। इसलिए अब मुझे किसी भी पदार्थ को,
छूने का, भोगने का, देखने का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैं अनंत बार कर चुका हूं। ये सिद्धांत स्पर्शना से निकलता है, ठीक है ना। तो क्षेत्र ने क्या बताया, वर्तमान, और स्पर्शना ने क्या बताया, त्रिकाल। देखो एक नेक्स्ट स्लाइड में इसका अंतर भी बताया है, जो बहुत सरल सा है। क्षेत्र में इसमें पदार्थ के वर्तमान क्षेत्र के स्पर्शन का अभिप्राय है, बराबर। जैसे वर्तमान जल के द्वारा वर्तमान घट के क्षेत्र का स्पर्शन होता है। देखो क्षेत्र में क्या हुआ कि आपका पानी ना, पानी अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जो एक बूंद आपके मुंह में आई वो पूरी लोक की परिक्रमा करके आई कि नहीं है। विचार करके देखना कि वो सपोज गंगा का पानी वो हो तो गंगोत्री से निकला और बहता बहता कहाँ गया, समुद्र में गया, समुद्र से फिर भाप बन के ऊपर गया, ऊपर से बरस कर फिर जमीन में आया, जमीन में आकर वो उसमें गया, पानी में घुसो, मिट्टी में गया, मिट्टी से पैर उसके रूप में फिर ऊपर आ गया। तो जो एक बूंद आपके मुंह में गई वो बूंद एक्चुअल में देखी जाए तो कितनी परिक्रमा करके आ रही, बराबर। तो वो वर्तमान घट का क्षेत्र है ना, वो क्षेत्र स्पर्शन होता है, वो वर्तमान घट के क्षेत्र का स्पर्शन होता है। क्षेत्र में वर्तमान लिया जा रहा है और स्पर्शना में क्या लिया जा रहा है, वही बूंद का त्रिकाल अस्तित्व, पूरा बायोडाटा, पूरी साइकिल विचार की जा रही है। देखो इसमें त्रिकाल गोचर अर्थात अतीत अनागत क्षेत्र के स्पर्शन का अभिप्राय है। जैसे जल का त्रिकाल गोचर क्षेत्र कौन सा हुआ, बोले तीनों लोग। एक जल की बूंद जैसे पूरी जगह पर फिरकर आपके पास में आती है तो पूरा लोक उसकी स्पर्शना है और एक चम्मच उसका क्षेत्र है। हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम लोग भी देखे जाएं तो भले ही इस देह में है, इस क्षेत्र में, इस समय इस क्षेत्र में है, लेकिन त्रिकाल देखा जाए तो एक एक लौकिक में बोलते ना, सब बंदर के व्यापारी। अरे एक एक आत्मा सब बंदर का व्यापारी। एक एक आत्मा ऐसा नहीं है जिसने घाट घाट का पानी ना पिया। ये तो हम किसी किसी के लिए बोलते हैं, हर आत्मा ऐसा है। 4 गति 84 लाख योनियों में कौन आत्मा नहीं भटका, हर एक आत्मा भटका है। इसलिए उस सब की बात यहाँ पर ली गई है, ठीक है ना। अब देखो तीसरा फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं काल फैक्टर। तो काल फैक्टर से आती है किसी क्षेत्र में स्थित वस्तु के समय की मर्यादा का निश्चय करना काल है। क्या बोला, और अगली स्लाइड कौन सी आती है, जिसे बोलते अंतर। बोले जब विवक्षित गुण गुणांतर रूप से संक्रमित हो जाता है, पुनः उसकी प्राप्ति हो जाती, तो मध्य के काल को विरह काल कहते हैं। ये देखो, तो उसको बीच में थोड़ा समझना जरूरी है। किसी क्षेत्र में स्थित वस्तु के समय की मर्यादा, यानी जब कोई मेरे से पूछता है कि मेरी आयु कितनी है, बहुत सरल सा क्वेश्चन होता है कि आपकी आयु कितनी है, तब अगर हम डॉट डाई होकर उत्तर ये दें कि भैया मैं तो अनादि अनंत हूं, क्या मेरी आयु पूछते हो, तो हम गलत। क्योंकि काल जब हम कह रहे हैं तो अनादि अनंत फैक्टर नहीं पूछ रहे, किसी क्षेत्र में स्थित वस्तु के समय की मर्यादा। ये आत्मा है ना, इस शरीर के क्षेत्र में स्थित है। ये आत्मा जब इस शरीर के क्षेत्र में स्थित है तो कितना समय इसको लगा, ये शरीर के क्षेत्र में रहने की क्या स्थिति है, वो इस काल के माध्यम से बताई जाती है। पॉइंट समझ में आया। जैसे कोई पूछे कि साहब आप इस घर में कब से रह रहे हैं, बोले इस जून में 1 साल हो गया, तो इस क्षेत्र में और मेरा संयोग बना, तो उस पॉइंट मतलब काल को कभी इनफाइनाइट के रूप में नहीं मापा जाता, क्योंकि इनफाइनाइट को कभी मापा ही नहीं जा सकता। यहाँ पे जब भी हम काल की बात करते हैं तो पर्टिकुलर प्लेस के एंगल से करते हैं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। तो इस सिद्ध भगवान कब से हैं, बोले अनादि अनंत नहीं, बोले इस भगवान महावीर को कब निर्वाण हुआ, बोले 2500 इतने इतने साल पहले निर्वाण हुआ। चौथे काल के आदिनाथ स्वामी को कब निर्माण हुआ, बोले चौथे काल के पहले निर्माण हुआ। इतना इतना साल निकालना है। तो जो हम काल को गिनते हैं वो काल पर्टिकुलर प्लेस के हिसाब से डिसाइड होता है। समझ में आया। ऐसे तो हर चीज इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पे किसी क्षेत्र में स्थित वस्तु के समय की मर्यादा का निश्चय करना काल। अभी कपड़ा है ना, कपड़ा कितना पुराना है साहब, ये बोले 2 साल। बोले 2 साल तो कपड़े की अवस्था है, 2 साल पहले कपास के रूप में था, धागे के रूप में था, उसके पहले बीज के रूप में था, उसके पहले किसी और रूप में होगा। ऐसे देखा जाए तो हर चीज इनफाइनाइट है। पॉइंट समझ में आया।
हर चीज इनफाइनाइट है, लेकिन फिर भी हमने काल फैक्टर लगाया किसके लिए? बोले काल फैक्टर लगाया इस चीज के लिए। क्लियर हुआ? देखो मर्यादा का निश्चय करना काल है। जैसे एग्जांपल दिया, सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव का काल कितना है? सब काल नाना जीव की अपेक्षा। मिथ्या दृष्टि कब का काल क्या है? सामान्य से अनंत काल है, अलग अलग जीवों की अपेक्षा। और विशेष से नरक में मिथ्या दृष्टि का काल कितना होगा? एक जीव की अपेक्षा, जगन्य, अंतर्मूढ़ और उत्कृष्ट 33 सागर। एक जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा अगर नरक गति के काल को लगाया जाए तो मिथ्या दृष्टि का काल कितना होगा? मिथ्या दर्शन की अपेक्षा। बोले अंतर्मूढ़, बोले कैसे? जैसे ही नरक में जन्म ले और अंतर्मूढ़ में सम्यक दृष्टि हो जाए तो नरक में मिथ्या दृष्टि का काल कितना हो गया? बोले एक अंतर्मूढ़। और ऐसा भी हो सकता है कि 33 सागर तक मिथ्या दृष्टि रहे तो उसका काल वहां पे मिथ्या दर्शन के एंगल से 33 सागर हो जाए। बराबर? आप ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, मैसेज करके भी पूछ सकते हो आप। अगला अंतर। अंतर क्या कहलाता है? बोले विवक्षित गुण गुणांतर रूप से संक्रमित हो जाता है, पुनः उसकी प्राप्ति हो जाती है तो मध्य के काल को विरह काल कहते हैं। देखो ऐसे समझना, पानी ठंडा था, आपने उसको आंच पे रखा, उकालते हैं ना पानी को, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होता है? पानी ठंडा था, अग्नि के संयोग से गर्म हो गया, गर्म होने के बाद में 2-3 घंटे 4 घंटे तक गर्म रहा, अनंत काल तो गर्म रहेगा नहीं ना, तो पुनः ठंडा हो जाएगा। तो 4 घंटे बाद जैसे वो पानी जितना ठंडा था उतना ही ठंडा हो गया, तो उस ठंडे पानी का अंतर कितना रहा? बोले 4 घंटे। पॉइंट समझ में आया? फिर से, विवक्षित गुण गुणांतर रूप से संक्रमित हो जाता है। पानी को आपने बर्फ बना दिया, पानी था बर्फ बना दिया, बर्फ बन के रहा, अब बर्फ को आपने बाहर निकाल दिया, 5 मिनट में पिघल गई, तो जो वो बर्फ के रूप में बन के रहा और फिर पिघल गया, तो पानी पहले भी पिघला था, बाद में भी पिघल गया, बीच के साथ 15 मिनट बर्फ बनकर रहा, तो उस पानी की वो विरह काल कितना रहा? बोले 15 मिनट। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि था, अंतर्मुठ के लिए सम्यक दृष्टि हो गया, फिर मिथ्या दृष्टि हो गया, तो उसका विरह काल अंतर कितना रहा? बोले अंतर्मुठ। रिवर्स भी हो सकता है, समकिति था, कर्म की वजह से मिथ्या दृष्टि हो गया, पुनः समकिति हो गया, तो मिथ्यात्व का विरह काल क्या रहा? अंतर्मुठ रहा। ऐसे करके विवक्षित गुण गुणांतर रूप से संक्रमित हो जाता है, फिर पुनः उसकी प्राप्ति हो जाती, तो उसके मध्य के काल को हम क्या कहते हैं? विरह काल कहते हैं। बराबर? जैसे जैसे क्या एग्जांपल दिया, सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव का अंतर नहीं, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि मिथ्या संसार में मिथ्या दृष्टि जीव रहेंगे ही नहीं, ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता, संसार में हमेशा मिथ्या दृष्टि जीव रहते ही रहते हैं, तो सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव का अंतर होगा? बोले नहीं होगा। विशेष से क्या होगा? बोले नरक में मिथ्या दृष्टि का अंतर होगा, नरक में मिथ्या दृष्टि का अंतर पड़ेगा एक जीव की अपेक्षा से। एक जीव वहां पे कोई टाइम के लिए संगति हो जाए तो उसमें मिथ्यात्व का अंतर पड़ गया, पुनः मिथ्या दृष्टि हो जाए तो उसमें। पॉइंट ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। जब जब हम सामान्य बोले हैं तो सामान्य का मतलब वो जीव जाति सामान्य की बात कर रहे हैं, विशेष बोले हैं तो आप ये समझना पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। बराबर? इस हिसाब से आपको थोड़ा समझना। आगे भाव। भाव क्या कहलाता है? बोले भाव औपशमिकादि परिणामों को भाव कहते हैं। हर एक द्रव्य के अंदर होते हैं ना, जैसे जीव के अंदर औपशमिकादि परिणाम है, कर्म के पुद्गल के अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण आदि परिणाम है, तो उनके उन भावों का होना, जो भी मेरे अंदर में विद्यमान है वो मेरा भाव है। भाव मतलब कोई प्राइज नहीं है यहाँ पर, भाव मतलब होने रूप परिणाम। पॉइंट समझ में आया? भाव मतलब क्या है? होने रूप परिणाम। तो जो जीव का होने रूप परिणाम है वो उसका भाव कहलाता है। जैसे मिथ्या दर्शन यह औदैहिक भाव है, सम्यक दर्शन ये औपसमिक क्षयिक और क्षयोपसमिक भाव है। ये दो बातें क्लियर हो गई कि मतलब भाव जो भी जिसके अंदर है, जैसे जीव के अंदर लिया, मिथ्या दर्शन कौन सा भाव? बोले औदैहिक भाव। और सम्यक दर्शन कौन सा भाव? बोले औपसमिक क्षयिक क्षयोपसमिक भाव। यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये जीव के एंगल से बता रहे,
पुद्गल को बताओगे तो बोले पुद्गल को बताने जाएंगे तो सिंपल, इसका अगर अगर क्या कहते हैं, आइसक्रीम है तो ठंडक रूप भाव है, और चाय है तो गर्म रूप भाव है, बराबर। ऐसे करके हर एक में समझना। धर्म द्रव्य है तो गति रूप भाव है, अधर्म द्रव्य है तो स्थिति रूप भाव है, आश्रव तत्व है तो दुख रूप भाव है, संवर तत्व है तो सुख रूप भाव है ना। ऐसे करके बंद है तो आकुलता रूप है, निर्जरा है तो अनाकुलता रूप है। ऐसे इसी चीज को 6 द्रव्यों में लगाना, 7 तत्वों में लगाना और रत्नत्रय में लगाना, बराबर। एक अगला पॉइंट जो आता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि हमें ऐसे समझ में नहीं आता, हम लोग हर चीज को थोड़ा या बहुत करके समझते हैं, बराबर। जैसे आप बच्चों का कभी होता है ना एग्जाम वगैरह, तो माताओं को जितना रस बच्चे के परसेंटेज जानने में रहता है, उससे ज्यादा रस उनको इस बात में होता है कि मेरे बच्चे के परसेंटेज किससे ज्यादा है और किससे कम है। अगर मेरे बच्चे के 18 नंबर हैं और किसी के 19 आए तो मेरी बच्ची अल्प हो गई, और किसी के 17 आए तो मेरी बच्ची के बहु नंबर हो गए। तो ये अल्प बहुत के माध्यम से हम समझते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम उस वस्तु को वस्तु रूप से नहीं जान रहे। ऐसे ही लेकिन समझने के लिए तो जरूरी होता है ना, कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा पूछे कि साहब हाथी कितना बड़ा होता है, हाथी, अब शेर कितना बड़ा होता है, तो हम कहते साहब बिल्ली से बड़ा होता है। तो बिल्ली से बड़ा होता है तो क्या हाथी के जितना? नहीं, हाथी से छोटा होता है। तो शेर बिल्ली से बड़ा है और हाथी से छोटा है। ये कहकर बच्चे के दिमाग में क्या हो जाता है, एक चित्र बन जाता है। कोई भी बच्चा बार बार ये प्रश्न करता है, बोले जैसे बार बार वो पूछता है, वैसे ही मेरे से कई बार पूछती है कि वो दादा आपसे बड़े में आप कैसे पंडित? बोले मेरे से भी बड़े पंडित। बोले वो छोटे पंडित। तो छोटा बड़ा कम ज्यादा के माध्यम से समझा जाता है। इस समझने की शैली को अल्प बहुत कहते हैं। आगे ये 8 के 8 परिणाम हैं जिसकी हमने चर्चा की। कल